कसम से राधे भैया, दुनिया भर की चाय एक तरफ और तुम्हारे ढाबे की चाय एक तरफ। अरे अरे साहब, वैसे चाय की जहां तक बात है तो इमे हमार कोनो हाथ नहीं। हम तो सारा दिन बस ही पकौड़े तलते रहते हैं और चाय की पूरी जिम्मेदारी जो है वो हमारी बिटिया चंद्रा ने संभाल रखी है। ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। तो फिर बुलाओ जरा अपनी बिटिया को, आज चाय की कीमत के साथ उसे इनाम भी दूंगा मैं। संजय की बात सुनकर राधे बड़ा खुश हुआ और उसने फौरन चंदा को आवाज लगाई। चंदा, अरे ओ चंदा, जल्दी इधर आ। राधे की आवाज सुनकर चंदा फौरन ढाबे के कोने में बनी रसोई से बाहर आई। संजय को लगा था कि चंदा कोई 10-12 साल की छोटी बच्ची होगी, लेकिन जब उसने वाकई चंदा को अपने सामने देखा तो वो तो उसे बस देखता ही रह गया। साहब, साहब, कावी गवा, आप कुछ बोल नहीं रहे? हाँ राधे भैया, क्या कह रहे थे आप? हम कहाँ, अरे कहने वाले तो आप न थे, हमारी चंदा से। हाँ सही कहा। तो चंदा, बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम। ये लो चाय के पैसे, और तुम्हारा इनाम मैं तुम्हें कल आकर दूंगा, ठीक है? जी ठीक है साहब। इसके बाद चंदा वापस रसोई में जाकर अपने काम में लग गई और फिर राधे ने हिम्मत करके संजय से पूछा, क्या हुआ साहब? हम देखे थे आपने 10 रुपए ज्यादा निकाले थे चंदा को देने के लिए, तो फिर? और वो एक्स्ट्रा 10 रुपए मैंने उसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। इनाम के तौर पर मैं उसे कुछ बढ़िया ला कर दूंगा। वैसे राधे भैया, एक बात तो बताओ, कौन उम्र में शादी कर लिए थे जो चंदा जितनी सयानी बिटिया हो गई तुम्हारी? अरे कहाँ भैया, हम तो ब्याह ही नहीं किया अब तक। चंदा तो हमारे बड़े भैया की बिटिया है। बेचारी के बचपन में ही बड़े भैया और भाभी गुजर गए। हम खुद है तब 15 साल के रहे, लेकिन चंदा हमारे लिए हमेशा से बेटी जैसी रही है। तो फिर अब आगे का क्या सोचा है? तुम कभी शादी नहीं करोगे क्या? करनी तो है साहब, पर पहले चंदा के हाथ पीले करने हैं, उसके बाद ही सोचेंगे अपने बारे में। तो फिर कोई लड़का है नजर में? नहीं साहब, रिश्ते तो कई देखे, लेकिन सबन को भारी भरकम दहेज चाहिए, और ये भी तो कम जिद्दी ना है। हम कब से कह रहे हैं ये ढाबा बेचकर चुका देते हैं ये के दहेज के पैसे, लेकिन ना, ये लड़की मानने को तैयार ही नहीं है। वो सही सोच रही है। ये ढाबा बेच दोगे तो फिर कमाओगे क्या और आगे अपना परिवार कैसे बनाओगे? सुनो राधे, तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास। मैं तुम्हारी भतीजी चंदा से शादी करने को तैयार हूँ, वो भी बिना किसी मांग के। संजय की बात सुनकर राधे का चेहरा खिल जाना चाहिए था, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था संजय शहर में अच्छी नौकरी करता था। अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ था उसके पास, जिससे वो चंदा को हमेशा खुश रख सकता था। लेकिन इस सब के अलावा भी राधे को कुछ मालूम था, जिसके बारे में सोचकर वो संजय के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, ये क्या बात कर रहे हैं साहब? आप तो पहले से शादीशुदा है? आप ही बताए रहे हम का पिछले हफ्ते कि 1 साल पहले आपकी शादी हुई रही। हाँ, मानसी, यह नाम रहा ना आपकी पत्नी का? बस अब तुम्हें क्या बताऊं राधे भैया, अमीर बाप की एकदम बिगड़ी हुई औलाद थी वो। मैं चाहे जितना भी कमा लूं उसके लिए कम ही पड़ता था। सिर्फ 1 साल में ही ये हालत हो गई कि घर जाने का जी ही नहीं करता था मेरा। हर वक्त मुझसे लड़ती रहती थी। सुनकर दुख हुआ साहब, पर फिर भी वो है तो आपकी बीवी ही ना? नहीं, अब मानसी मेरी बीवी नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले चुके हैं। राधे भैया, मानसी से शादी मैंने अपने परिवार के दबाव में आकर की, लेकिन चंदा, उसे पहली नजर देखते ही और फिर आपसे उसके बारे में जानकर मैं समझ गया हूं कि मुझे हमेशा से कैसी लड़की चाहिए थी। हाँ राधे भैया, मैं चंदा को हमेशा खुश रखूंगा, ये वादा है मेरा। ये कहते हुए संजय की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर राधे का मन पसीज गया। लेकिन फिर भी संजय को हाँ कहने से पहले उसने अंदर जाकर चंदा को सब कुछ सच सच बता दिया। और फिर जब चंदा ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया, तो ठीक 1 हफ्ते बाद एक मंदिर में सीधे साधे तरीके से संजय और चंदा की शादी हो गई। और फिर संजय चंदा को लेकर शहर आ गया। हम यहाँ रहेंगे, पर चाचा तो बता रहे थे कि शहर में आपका बड़ा घर है, जहाँ आपके माता पिता भी आपके साथ रहते हैं। हाँ, वो सब कुछ है, लेकिन मैं अभी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता चंदा। मानसी से शादी और फिर तलाक के बाद मेरे माता पिता को थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें अपनाने में, और फिर तुम एक गरीब परिवार से हो तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें समझाने में। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें जल्दी ही सब कुछ समझा दूंगा। बस तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। संजय चंदा को एक पुरानी बस्ती के एक छोटे से कमरे में लेकर आया था। अब
तुम यहाँ नई नई आई हो ना? जी, वो खोली नंबर 104 में अपने पति के साथ रहती हूँ। और आप? मैं इस बस्ती की नहीं हूँ, वो सामने वाली बस्ती में रहती हूँ। पानी भरने इधर ही आना पड़ता है रोज। मेरा नाम सरला है। और तुम्हारा? चंदा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस तरह सरला और चंदा की पहली मुलाकात हुई और इसके बाद लगभग हर रोज ही वो एक दूसरे से टकराने लगी। वैसे जीजी, एक बात पूछूं? आपने बताया कि आपके पति आपको छोड़कर चले गए, तो फिर आपने उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? ढूंढा तो उसे जाता है जो खो गया हो। हैं? मतलब क्या बोल रही हो आप? तू अभी नहीं समझेगी, लेकिन बहुत जल्द समझ जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता कि अपने घर चाय पीने कब बुलाएगी मुझे? अब हाँ जीजी, आप कभी भी आ जाना, बस परसों के बाद। हैं? परसों के बाद? क्यों? कल या फिर आज ही क्यों नहीं? वो बात कुछ ऐसी है जीजी कि ये मुझे बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अब अरे जो अभी तक नहीं हुआ हमारा, वो अरे हाँ, हनीमून। हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। चंदा की बात सुनकर सरला के चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए। और फिर तो कहाँ लेकर जा रहे हैं वो तुझे? अभी तक बताया तो नहीं, वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा मुझे। चलो जीजी, अब चलती हूँ, घर जाकर सामान भी बांधना है। अब चंदा, मेरी बात सुन, तू उसके साथ कहीं मत जा। ये क्या बोल रही हो जीजी? वो मेरे पति है और मैं भला क्यों ना जाऊं उनके साथ? वो तुझे धोखे से यहाँ लाया है और तेरे साथ बहुत गलत करने वाला है। बस जीजी बस, आपका पति आपको छोड़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके पतियों पर उंगली उठाती फिरो। अरे भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं हमने, तो फिर धोखा कैसा? चंदा, तू समझ नहीं रही है। मैं सब समझ गई। तुम मुझसे जलती हो जीजी, अपना घर तो संभाल नहीं सकी, अब मेरा घर तोड़ना चाहती हो। चली जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। ये कहकर चंदा वहाँ से चली गई और पीछे से सरला ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन घर पहुँचते ही चंदा ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। चंदा के घर के बाहर सरला करीब 10 औरतों के साथ खड़ी थी, जो गुस्से से चीख चीख कर चंदा के पति संजय को गालियां दे रही थी। अरे अरे, ये क्या तरीका है? कौन है आप लोग? ओ, तुम लेकर आई हो इन्हें? वैसे नहीं तो ऐसे। गलती मेरी ही है जो बिना जाने पर कि तुम्हें अपनी सहेली बना लिया। देखो, तुम फौरन चली जाओ यहाँ से, वरना मैं क्या कर बैठूंगी मुझे नहीं पता। कुछ नहीं कर पाएगी तू, जैसे हम सब कुछ नहीं कर पाई। और तू क्या मुझे अपनी सहेली बनाएगी? हम दोनों का रिश्ता तो हमारे मिलने से पहले ही जुड़ गया था। अरे पगली सौतन है तू मेरी, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ये सब की सब तेरी सौतने हैं। संजय ने हम सबको बेवकूफ बनाकर हमसे शादी की और फिर हम सबको अलग अलग जगह ले जाकर बेच दिया। नहीं, झूठ है ये। मेरे अलावा उनकी सिर्फ एक पत्नी थी, मानसी, जिसके बारे में उन्होंने मेरे चाचा और मुझे पहले ही बता दिया था। तेरे लिए मानसी, मेरे लिए राधा, और इनमें से हर एक के लिए कोई और। चंदा, ये सब जाल था उसका, हम जैसी गरीब और भोली भाली लड़कियों को फंसाने के लिए। वरना तू खुद सोच, क्या तेरे चाचा ऐसे ही किसी के साथ भी तेरी शादी कर देते? लेकिन कोई बात नहीं, तू भले ही मुझ पर भरोसा मत कर, लेकिन मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, क्योंकि सौतन से बढ़कर सहेली है तू मेरी। पुलिस को साथ लाई हूँ, अब वही तुझे सारा सच बताएगी। ये कहकर सरला ने चंदा के घर की ओर देखा, जहाँ से संजय हाथों में हथकड़ी पहने पुलिस के घेरे में बाहर आ रहा था। चंदा ने फौरन जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से बात की और तब जाकर उसे समझ आया कि सरला उसकी सच्ची सहेली है। संजय वाकई उसे अपने साथ ले जाकर बेचने वाला था और सरला की वजह से ही वो बाल बाल बची थी। इसके बाद संजय को उसके किए की सजा मिली और चंदा को सरला ने अपने साथ रखा, इस बार सौतन या सहेली नहीं बल्कि अपनी बहन बनाकर। और फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ बता? मैंने जैसे ही थैला खोला उसमें 3 आलू थे और कम से कम 5 लौकी। हैं? पर वो कैसे? अरे मैंने इन्हें कहा था कि 3 किलो आलू लाना और आधा किलो लौकी, पर ये वहां जाकर भूल गए और 3 किलो लौकी ले आए और आधा किलो आलू। बता, ऐसे हैं ये। कमाल ही हो गया ये तो। फिर तूने उन्हें कुछ कहा नहीं? कहती क्या? पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, फिर जब मैंने दिमाग लगाया तो समझ में आया कि भुलक्कड़ राम सब्जी गलत तौल से ले आए हैं। फिर जब मैंने इन्हें इनकी समझदारी बताई तो खुद भी हंसने लगे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अब आपने गलती की है तो इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, फिर तूने क्या करवाया जीजू से? मैंने कहा कि अब इतनी लौकी का क्या करें, तो खुद से ही बोले कि चलो लौकी की बर्फी बनाते हैं। और पता है, मैंने तो बहुत कम काम किया और सारी बर्फी इन्हीं से बनवाई। अरे वाह,
तो कैसी बनी इतनी सारी लौकी की बर्फी? एक नंबर की बकवास, एक पीस खाकर ही फेंकनी पड़ी सारी की सारी। इनका चेहरा तो बस देखने लायक था, घर में सब लोग इन पर हंसे ही जा रहे थे। ये है सुधा और उसकी बचपन की सहेली जया। सुधा की शादी 2 साल पहले सुरेश के साथ हुई थी। सुरेश अपनी माँ कमला और छोटे भाई जयेश के साथ रहता था। कई दिन बाद जब सुधा अपने माता पिता से मिलने अपने मायके आई तो उसके आने की खबर मिलते ही उसकी बचपन की सहेली जया भी उससे मिलने चली आई, जो उसी के मोहल्ले में रहती थी। दोनों बचपन की सहेलियां थी और एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। उस दिन दोनों ने ढेर सारी बातें की और फिर जब जया अपने घर जाने लगी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, 2 घंटे हो गए यार बात करते करते, बिल्कुल पता ही नहीं चला। चल अब तू भी आराम कर। अरे यार शिट, क्या हुआ? देख तुझसे बतियाने में तुझे तेरा गिफ्ट देना तो भूल ही गई। है मेरा गिफ्ट? पर किस खुशी में? अरे कुछ नहीं, मैंने जब सुरेश को तेरे बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर जाऊं, तो बस मैंने ले लिया। ये देखना कैसे है। वाह कितनी प्यारी इयररिंग्स है यार, कसम से अब ना मुझे तुझसे जलन हो रही है। जलन? पर क्यों? कितने प्यारे हस्बैंड मिले हैं तुझे यार, कितनी केयरिंग है। काश मेरी शादी उनसे हो गई होती। चल पगली, वैसे तेरे पास एक मौका है। हैं? क्या बोल रही है? अरे मैं अपने देवर जयेश की बात कर रही हूँ, वो बिल्कुल अपने भैया की कॉपी है और तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। बोल बात चलाऊं क्या? चल पगली, ओके बाय। जया शर्माते हुए वहां से चली गई। सुधा 1 हफ्ते के लिए अपने मायके आई थी और जया उससे रोज मिलने आती थी। और फिर जब सुधा के ससुराल वापस जाने का वक्त आया तब, क्या यार अब तू चली जाएगी? कितना मजा आया ना 6 दिन। हाँ यार तेरे साथ 6 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। साथ में शॉपिंग करना, गोलगप्पे खाना, सच में बचपन की सारी यादें ताजा हो गई यार। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। हाँ मुझे भी। अच्छा सुन ना, तूने क्या सोचा फिर उस बारे में? किस बारे में? अरे पगली शादी तो करेगी ना कहीं, तो मेरे ही घर आ जाना, मिलकर खूब मस्ती किया करेंगे। हैं? तू सच में कह रही थी क्या उस दिन? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा मजाक कर रही हूं मैं? और क्या, देख मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, इसलिए मैं तो सुरेश को जानती भी नहीं थी, पर मेरी किस्मत देख कि मुझे कितने केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिले। और भरोसा रख जयेश भी वैसा ही है, और मैं गारंटी दे रही हूँ उसकी। और वैसे भी अगर तू मेरी देवरानी बनकर आएगी तो सोचना, फिर तो मजा ही आ जाएगा। रोज शॉपिंग और रोज गोलगप्पे, एक बार सोचकर तो देख। पर कुछ नहीं। अरे मेरी देवरानी बन जाएगी तो जिंदगी भर साथ रहेंगे हम दोनों, एक घर में एक छत के नीचे। प्लीज हाँ बोल देना यार। अच्छा ठीक है बाबा, पर बात किससे करूं, कैसे करूं, मतलब कि अरे उस सब के लिए मैं हूं ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर। इतना कहते ही सुधा ने खुशी में जया को जोर से गले लगा लिया। दोनों सहेलियां बहुत खुश थीं। उधर सुधा ने अपने ससुराल जाते ही अपनी सास कमला से जया के लिए बात की। पूरा परिवार जया के घर पहुंचा और जयेश को भी जया पसंद आ गई। चटमंगनी पट ब्याह होते ही जया अब सुधा की देवरानी बनकर उसके घर आ गई। दोनों सहेलियों का ससुराल अब एक था। और फिर सुधा अब तो तू खुश है ना? ले आ गई मैं तेरी देवरानी बनकर। पहली बात तो ये है कि ये तेरा और तू कहना बंद कर मुझे, और दूसरी बात मैं तेरी जेठानी हूँ, तो सबसे पहले तू पहले मेरे पैर छू। ये क्या कह रही है सुधा? क्या हो गया तुझे? समझ नहीं आता? पैर छू मेरे। सुधा के ये बदले तेवर देखकर जया हैरान रह गई थी, मगर वो मजबूर थी क्योंकि वो देवरानी थी और सुधा उसकी जेठानी। ऐसे में बेचारी जया आंखों में आंसू लेकर सुधा के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी तो सुधा ने फौरन उसके कंधे पकड़ लिए। ओए पगली, मजे ले रही थी तेरे। तू ना रुक जरा, अभी बताती हूँ जेठानी की बच्ची। सुधा ने जया के साथ ऐसा मजाक किया था कि एक बार को तो जया भी घबरा गई थी। फिर गुस्से में वो सुधा को मारने दौड़ी। उधर सुधा भी पूरे घर में भाग रही थी। जया ने सुधा को पकड़ लिया और फिर दोनों खुशी में जोर से गले लग गई, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो जिंदगी भर साथ रहने वाली थी। अब तो वो दोनों हर वक्त साथ रहती, साथ काम करती और घंटों बातें किया करती। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद घर की डोरबेल बजी, जो इन दोनों सहेलियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। कौन है? सुधा देखना जरा। मैं हूँ माँ। घर के मेन गेट पर नंदिनी खड़ी थी, जो सुरेश और जयेश की बड़ी बहन थी, और वो अपने साथ एक बड़ा सूटकेस लेकर आई थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। और फिर अरे नंदिनी, ऐसे अचानक, अब दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए और नहीं आएंगे। मैं घर वापस आ गई हूँ माँ। इतना कहते ही नंदिनी अपनी माँ कमला के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसने एक सांस में अपनी माँ को सारी बात बता दी। तू चिंता मत कर, जब तक तू चाहे यहीं रह। कमला की बात सुनकर जया और सुधा एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। शाम को रसोई में